गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 8 है ये आपका ये बेटा 3 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, 3 मार्क्स का आने वाला है और इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा एक शॉर्ट और एक आएगा वेरी शॉर्ट। तो बेसिकली ये चैप्टर बहुत ही शॉर्ट आएगा, ज़्यादा इसमें अपन को पढ़ना नहीं है। अपन को इसमें से जितने भी हो सके उतने छोटे से छोटे क्वेश्चंस अपन को इसमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लिख लिए हैं, कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा और चलो इस चैप्टर को अपन शुरू करते हैं। ये चैप्टर ज्योग्राफी का है बेटा और आपकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। आप बहुत कम टाइम बचा है, आप देख सकते हैं टाइम बहुत कम बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए। और मैं बिल्कुल भी देखो इस चीज़ के लिए श्योर हूँ कि चलो पैटर्न आपका यही है, लेकिन जो 12वीं मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पैटर्न काफ़ी चेंज आया, लेकिन कोई बात नहीं, हमें जो पैटर्न दिया गया है अब यही आएगा और आप इसी के अकॉर्डिंग चलें। क्योंकि इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे तो इस वजह से जो आरबीएससी है वो ऐसा नहीं करेगी, पैटर्न को चेंज नहीं करेगी। तो आप फिक्र ना कीजिएगा पैटर्न की, हम पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करेंगे। 3 मार्क्स का ये चैप्टर आने वाला है आपके एग्जाम में, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एक वेरी शॉर्ट आएगा। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। हिंदी और इंग्लिश मीडियम बोथ के लिए ये वीडियो है, आपको मैं बता दूं बेटा। मैं आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगा और हिंदी में भी करूंगा। ठीक है, तो जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज बेटा, सबसे पहले संसाधन का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज का मतलब, रिसोर्सेज इज अ थिंग विच मतलब कि जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, विच सेटिस्फाई अवर नीड्स। ओके, रिसोर्सेज इज अ थिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ओके, और वो कुछ भी हो सकता है। ये मार्कर है, ये रिसोर्सेज है, ये मेरे काम आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बोर्ड है, ये रिसोर्स है। ठीक है, हर वो चीज़ जो इंसान के काम आती है वो रिसोर्स है। रिसोर्सेज के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, लिविंग, नॉन लिविंग, बायोटिक, एबायोटिक, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ हम एक ऐसे रिसोर्स के बारे में, हवा चल रही है, रिसोर्स है। ठीक है, पानी पीते हैं हम, ये रिसोर्स है, ये संसाधन है जो हमें इस अर्थ पे मिले हैं और इनका हमें बखूबी इस्तेमाल करना चाहिए और काफ़ी अच्छे से करना चाहिए ताकि हम इन्हें बचा के फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के भी चल सके। ओके, तो ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज आपने 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा, रिसोर्सेज नाम से एक पूरा चैप्टर आता है। तो उसी के अंदर एक बहुत अच्छी रिसोर्स है वाटर। इसको हम पढ़ेंगे कि कैसे ये दुनिया में बहुत कम फ्रेश वाटर बचा है, दुनिया में बहुत कम पीने लायक पानी बचा है। पानी तो खूब है ऐसे तो, लेकिन कितना पीने लायक बचा है और क्यों वाटर जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो गिरती जा रही है, भूमि जो जल है स्तर वो गिरता जा रहा है। इन सब चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्या क्या हमने इसके लिए किया ये भी हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, देखो जो मैं आपको सबसे ज़्यादा बता दूं, एकदम इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस। लूनी की एक सहायक नदी का नाम लिखें। ठीक है, आप याद रख लेना, इसका नाम है क्या, जवाई नदी। बेटा जो जवाई नदी है वो लूनी की एक सहायक नदी है। ठीक है, जवाई, जवाई इंग्लिश में लिखें तो जवाई रिवर। ओके, आगे चलते हैं। नर्मदा नदी पर स्थित बांध का नाम, बेटा आपने देखा होगा नर्मदा नदी पर जो है एक बहुत बड़ा स्टैचू भी है। नर्मदा नदी जहाँ पे बिल्कुल अरेबियन सी में जाके गिरती है, वहाँ पे एक स्टैचू भी है जिसका नाम है क्या, स्टैचू ऑफ यूनिटी। आपको पता होना चाहिए ये बात। नर्मदा नदी का ओरिजिन पॉइंट है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ वहाँ से ये निकल के आ रही हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है अमरकंटक, वहाँ से ये आ रही है। ये कौन सी नदी, नर्मदा नदी। और इस नर्मदा नदी पर जब सरदार, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो हमारे सरदार पटेल थे उनकी जो ये प्रतिमा है, तो उन्हीं की प्रतिमा इस नाम पे और इसी जगह क्यों बनी, क्योंकि इस जगह सरदार सरोवर डैम भी है। ठीक है, तो आपको इसको कनेक्ट करना है कैसे भी करके, और आपको ये याद रखना है कि सरदार सरोवर डैम ये उन्हीं के नाम पे है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है बेटा, सरदार सरोवर बांध उस पे स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि मेंजा बांध किस जिले व किस नदी में स्थित है। बेटा जो मेंजा बांध है, मेंजा बांध बेटा कोठारी नदी, कोठारी नदी, और जिला हो गया बेटा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, कोठारी नदी और भीलवाड़ा जिला।
रिवर कोठारी और डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा। याद रखना, मेंजा बांध कोठारी नदी भीलवाड़ा में स्थित है। याद रखना, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके हाफ ईयरली में भी आपके पंचना डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, आपके याद होगा। तो इसी तरीके से आपको बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक एक एक नंबर के क्वेश्चन देखने इस चैप्टर में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य में, हमारे यानी कि राजस्थान राज्य में जल संरक्षण की 4 विधियों के नाम लिखो। हम उन क्या क्या विधियों से हमारे पास हैं, वो जो क्या क्या प्राचीन विधियां हैं हमारे पास, जिनसे हम जल संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्व करते आ रहे हैं। वाटर को कंजर्व करने की हमारी 4 एंशियंट टेक्निक सिर्फ राजस्थान की आपको बतानी है। राइट द नेम्स ऑफ 4 एंशियंट टेक्निक्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन राजस्थान। तो बेटा इसका आंसर देखो। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि राजा महाराजा झीलों का निर्माण करवाते थे, राजा महाराजा बावड़ियाँ बनवाते थे, अपने नामों से बावड़ियाँ बनवाते थे। चांद बावड़ी हो गई, बहुत सारी बावड़ियाँ हैं पूरे राजस्थान में, जगह जगह आपको कुइयाँ दिख जाएंगी, छोटी छोटी कुएँ दिख जाएंगे। इसके अलावा आपको बहुत एंशियंट पुराने तालाब दिख जाएंगे, झीलें, जैसे कि आप देखोगे कि उदयपुर में कितनी बड़ी बड़ी झीलें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कुछ चीज़ें थी। उन 4 संरक्षण की चीज़ों के अब मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ। पहला तो है बेटा क्या, बावड़ी, जो मैंने आपको अभी बताया, इसको अपन BAWARI बावरी ऐसे लिख देना आप, ठीक है। दूसरा है टांका, तीसरा है जोहड़ और चौथा है खडीन। बावड़ी आप सभी जानते हो, एक महलनुमा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जैसे कि घर हो, ऐसा लगता है कोई महल है, कोई किला है। उसके अंदर घुसते हैं तो ये काफ़ी सीढ़ियाँ नीचे की तरफ उतर रही होती हैं और वो सीढ़ियाँ नीचे जाती रहती हैं, बहुत ज़्यादा नीचे तक जाती रहती हैं। और फिर उसके आपको चारों तरफ पिलर्स दिखाई देते हैं जिनमें कमरे बने होते हैं। फिर और नीचे जाके लास्ट में कुआं होता है बावड़ी के अंदर, वो कुआं और भी गहरा होता है, वहाँ से अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आ रहा होता है और इस तरीके से बावड़ी का निर्माण कराया जाता है। बाहर से देखने में लगता है कि ये कोई सुंदर महल है, अंदर से वो एक वाटर कंजर्वेशन की एंशिएंट टेक्निक है। ओके, दूसरा टांका। टांका आप सभी जानते हो, गाँव में ज़्यादातर आपको टांके देखने को मिलेंगे, जैसलमेर की साइड या आप रेगिस्तानी वाले इलाके में जाओगे तो वहाँ पे टांका आपको देखने को मिलेगा। जोहड़ जहाँ से आप देख सकते हो कि जैसे का अपन जो तालाब होते हैं छोटे छोटे, जहाँ से मिट्टी खोद के चारों तरफ से ऊंची ऊंची बाउंड्री बनाई जा जाती है, वो जोहड़ सा हो जाता है। जहाँ पे हमारे जो राजस्थान में आप जानते ही हो कितने सारे पशु हैं, भेड़ बकरियाँ, बहुत सारे हमारे यहाँ लाइव स्टॉक है और हमारे यहाँ पे गाय हैं, भैंस हैं, जंगली जानवर हैं, तो वो सब पानी पी लें, इसलिए जोहड़ का भी निर्माण होता है। और जोहड़ में जो हमारी जैसे गाँव में अगर आप देखो तो भैंसों को कई बार बफेलोस को नहाना भी होता है, तो वो उसमें जाके नहाती हैं, ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा पानी का कंजर्वेशन भी होता है और जो हमें पानी को एक तरीके से इस जोहड़ में से पानी भरा नहीं जाता। बेसिकली जो हमारे पालतू पशु हैं उनको भी तो पानी का इस्तेमाल करना है, तो वो अगर हमारा जो फ्रेश वाटर अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमें क्या बचेगा पीने के लिए। तो कुछ ऐसा पानी हो जो वो इस्तेमाल कर पाएँ और वो साफ़ भी हो, तो वो जोहड़ होता है बेटा, ठीक है। खडीन जो है ये जैसलमेर से आया है निकल के वर्ड। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण होते थे, पालीवाल ब्राह्मण, ठीक है। ये पालीवाल ब्राह्मण जैसलमेर में खडीन का उपयोग करते थे। ये राजस्थान की एक बहुत ही प्राचीन टेक्निक है पानी को बचाने की। ओके, नाउ अब आपके 4 चीज़ें समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। जो बेटा भाखड़ा नांगल डैम जो है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। राजस्थान की, पंजाब की और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। आगे चलते हैं। बेसिकली कोलैबोरेशन बोल सकते हैं इनको 3 स्टेट्स का। अगला चलते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं। शोक यानी कि बेटा एक बुरा, मतलब कि जैसे कि जो हमें शोक में डाल दे, दुख में डाल दे, ऐसी कौन सी नदियां हैं। और एक नदी किसी को दुख में डाल सकती है क्या? जो नदी पानी दे रही हो, आपको सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करा रही हो, वो आपको शोक में कैसे डाल सकती है बेटा? वो डाल सकती है आपको शोक में। उसको डालने का ये है कि जब भी पहाड़ों में पानी या पहाड़ों में तेज वर्षा होने के कारण, बादल फटने के कारण कई बार पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है नदियों में, और वो नदियाँ बाढ़ का बहुत बड़ा कारण बनती हैं हमारे प्रदेशों में। तो इसी तरीके से बंगाल में जो एक नदी है
उसे उसका शोक किसे कहा जाता है? बंगाल में मतलब कि किसको कहा जाता है कि ये बंगाल का शोक है? ठीक है, ऐसा कौन सी नदी है जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है? बेटा बंगाल का शोक कहा जाता है आपकी दामोदर रिवर को। ठीक है, दामोदर नदी को। अगला आता है कि उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? याद रखना, उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को, और बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। शोक यानी कि ये जो नदियां हैं महानदी, कोसी और दामोदर रिवर, ये यहाँ पे बाढ़ ला देती हैं। ठीक है, महानदी आप जानते ही हो, और कोसी नदी है और दामोदर नदी है। ये तीन नदियां वहाँ पे बाढ़ का कारण बनती हैं और बड़े बड़े तूफान लाती हैं, जिस तरीके से वहाँ के जो आसपास नदी के पास जो घर बसे होते हैं वो बह जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बेटा हीराकुंड डैम, सबको पता है ये तो, हीराकुंड डैम आप याद रखना। चंबल परियोजना पर बने बांधों का नाम लिखें। चंबल जो हमारी परियोजना है, चंबल नदी जो है वो विंध्याचल पर्वत से निकल के आ रही है, और ये चंबल नदी किस तरीके से, आप ये पूछा जा रहा है कि इसमें बांध जो भी बने हैं, इसमें 4 बांध बने हुए हैं, उनके नाम लिखने हैं अपन को। तो हम उनके नाम लिखते हैं बेटा, ये आपने उतार लिया होगा, उनके नाम लिखिए चले। बेटा पहला है गांधी सागर बांध। मैं बांध नहीं लिखूंगा, आप लिख लीजिएगा गांधी सागर बांध। ये है बेटा मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में पड़ता है। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, ये राजस्थान में पड़ता है। अगला है जवाहर सागर, ये आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए, ये भी राजस्थान में पड़ता है। चौथा है कोटा बैराज, और ये भी राजस्थान में पड़ता है। ये चंबल सिंचाई परियोजना पर बने बांधों के नाम हैं, जिससे क्या है कि चंबल का जो पानी है वो राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा जिलों को, थोड़े मतलब काफ़ी भी नहीं, थोड़े बहुत जिलों को यहाँ पे सिंचाई देता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब पानी उपलब्ध कराता है। ठीक है, चंबल बहुत वेग से बहती है, आप सबने देखी भी होगी शायद, आपने ज़्यादातर लोगों ने, चंबल नदी। अगला चलते हैं, आप ये देख सकते हो गांधी सागर एमपी में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, जवाहर सागर भी राजस्थान में, और कोटा बैराज राजस्थान में। अगला देखते हैं, नवलखा झील किस जिले में है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नवलखा जो झील है वो किस जिले में स्थित है? बेटा याद रखना, नवलखा झील बूंदी जिले में स्थित है। किस में? बूंदी जिले में, जहां पे अपना बरड़ किसान आंदोलन, बरड़ फार्मर्स मूवमेंट हुआ था। ठीक है, नवलखा झील बूंदी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पिकअप बांध से क्या तात्पर्य है? पिकअप अपन बोलते हैं ना, टेम्पू में ये पिकअप कर लेता है, ये पिकअप टेम्पू है, क्योंकि उसमें अपन बहुत सारा सामान भर देते हैं इसलिए वो पिकअप है। ऐसे ही पिकअप डैम क्या होते हैं? बेटा पिकअप डैम का मतलब है जब बहुत सारे डैम जो हैं उनका पानी कई बार वेस्ट होता है, तो वो वेस्ट पानी को एक जगह इकट्ठा करके उसका कुछ यूज़ किया जाए, उस पूरे वेस्ट पानी को एक जगह इकट्ठा करके पिकअप बांध में लाया जाता है, और यहाँ पे उसे फिर से रीयूज़ करने लायक बनाया जाता है और इसका रीयूज़ किया जाता है। यही पिकअप बांध कहलाता है। जितना भी जो गंदा पानी है जो बाकी डैम्स छोड़ रहे हैं, उन डैमों का पानी एक जगह डैम पे आ जाता है, जिसको अपन पिकअप डैम बोलते हैं। दैट्स इट। अगला चलते हैं, सोम अंबा कमला परियोजना से किन जिलों में सिंचाई उपलब्ध होती है? ये सोम अंबा कमला परियोजना का क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इनसे किन जिलों को सिंचाई उपलब्ध होती है? इनसे मतलब कि जो इरिगेशन है वो किन किन डिस्ट्रिक्ट्स को मिल पाता है अपने खेतों में पानी डालने के लिए, अपने पानी का इस्तेमाल जो लोग कर पा रहे हैं वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के कर पा रहे हैं? उदयपुर और डूंगरपुर। याद रखना, मैं लिख देता हूं डूंगरपुर एंड उदयपुर। ठीक है, उदयपुर और डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है, जल स्वावलंबन की आवश्यकता क्यों है? बेटा ऑब्वियसली वाटर कंजर्वेशन की नीड क्यों है हमें? क्योंकि हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो लगातार डिक्रीज हो रही है, भूमिगत जल स्तर गिर रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि पेड़ हम कम उगा रहे हैं, जिसकी वजह से पेड़ों की कटाई हो रही है, उसकी वजह से बारिश बहुत कम हो गई है। बारिश जहाँ पे 20 सेंटीमीटर होती थी
वहाँ पे अब 10 होती है या 5 होती है, जहाँ पे 100 होती थी वहाँ पे 50 होती है, या ऐसी होती कि जहाँ पे 100 होनी थी वहाँ पे 200 हो जाती है। तो पूरा उल्टा पुल्टा हो रखा है ये सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये बन सकता है, इसमें जल स्वावलंबन की हमें आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो पानी का जो यूजेज है वो लोगों ने बढ़ा दिया है। जगह जगह बोरिंग करवा रखी हैं, जगह जगह सिंचाई के लिए लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जगह जगह फैक्ट्रियों में पानी जाता है। तो इसलिए हमें जल स्वावलंबन की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जो लगातार डेवलपमेंट हो रहा है और साथ ही लोग रूरल से अर्बन की तरफ मूव कर रहे हैं, वो भी पानी की किल्लत को बढ़ावा देते हैं। चौथा पॉइंट क्या आ सकता है? चौथा पॉइंट ये आ सकता है बेटा कि लगातार जो कुएँ और बावड़ियाँ, जो हमारे एंशियंट टेक्निक्स मैंने आपको बताई, बावड़ी, टाँका, जोड़, खरीदी, इनका लगातार सूखना, इन पे किसी का ध्यान नहीं है। लोग बाग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का घर पे इस्तेमाल नहीं करते। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, समझाइए। इसका मॉडल होता है जिसकी छत पे पानी, अगर बारिश का पानी गिरता है तो उसे एक पाइप से अंडरग्राउंड वाटर को इंक्रीज करने के लिए ज़मीन में छोड़ दिया जाता है। मतलब कि जो बारिश का पानी है उसे इस्तेमाल किया जाता है दोबारा से। तो ये एक चौथा पॉइंट हो गया। इसके अलावा बेटा इसके अंदर आप देखोगे जल स्वावलंबन के उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कौन से कार्यक्रम चलाए गए। ये क्वेश्चन 2 नंबर में 100% इम्पोर्टेंट है भैया। ये आ सकता है कि केंद्र ने कौन सी योजनाएं बनाई और राज्य ने कौन सी योजनाएं बनाई। केंद्र सरकार ने बनाई बेटा, केंद्र सरकार की जो थी वो जल क्रांति के नाम से, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई जल क्रांति, ये इनकी योजना का नाम है, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई उसका नाम था मुख्यमंत्री, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, ठीक है, स्वावलंबन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री जल ये डॉट जो है स्वावलंबन है ये, ठीक है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन चलाई गई राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र के द्वारा जल क्रांति, यानी कि वाटर रिवॉल्यूशन। ओके, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद अपन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं, कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जो इंदिरा गांधी नहर है उसकी लंबाई कितनी है, हो सकता है 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर जो है उसकी लंबाई है 649 किलोमीटर्स। याद रखें 649 किलोमीटर्स, ठीक है। अगला आता है कि जैसे आप याद रखें कि माही बजाज सागर डैम कहाँ पे स्थित है। माही बजाज, याद रखना, क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर में, आप भूल जाओ। बजाज, बी से बजाज, बी से बांसवाड़ा। पंचना डैम कहाँ स्थित है? पंचना डैम कहाँ स्थित है? पंचना डैम बेटा आपको पता होना चाहिए, करौली जिले में स्थित है। मड से बना हुआ डैम, मिट्टी से बना हुआ बांध, पंचना डैम और माही बजाज सागर। ये कुछ 2 क्वेश्चंस हो गए हमारे। इसके अलावा बेटा हम देखते हैं कि जैसलमेर के 2 तालाबों के नाम बताइए। मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, उदयपुर के 2 झीलों का नाम लिखिए, फतेह सागर झील और एक और लिख देना जयसमंद झील। ये 2 झील जो हैं वो फेमस हैं उदयपुर की, ठीक है। इसके अलावा अपन को उदयपुर की तो पता है क्योंकि वहाँ अपन हो सकता है घूम के आए हो कभी। जैसलमेर के 2 तालाबों के नाम लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो याद रखना जैसलमेर के तालाब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है आपका गजरूप सागर तालाब, ये बहुत फेमस और प्रसिद्ध वो हैं। अगर आप कभी जैसलमेर गए हो तो यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन फिर भी अपने कोर्स में नहीं है तो इस तरीके से छूट जाती हैं ये चीज़ें। लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता के चल रहा हूँ, ये बहुत फेमस है गजरूप सागर, ठीक है। और अगला है गड़ीसर, गड़ीसर। ये 2 जो हैं, ये गड़ीसर और गजरूप सागर जो हैं, ये 2 तालाब हैं जो राजस्थान के जैसलमेर के प्रसिद्ध हैं।
ये हमने इसमें पढ़ लिया, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देख ली। इसके अलावा इसमें सिर्फ 3 मार्क्स का ये चैप्टर आने वाला है, तो इसकी उसी तरीके से तैयारी हम करेंगे। आप इसमें जितने हो सके, यहाँ मैंने करा दिए, हो सकता है मेरे से कुछ छूट भी गए हो। आप इसकी रीडिंग लगाइए, लाइन करिए, जहाँ जहाँ आपको लगे एक एक नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता है, और एक एक नंबर के खूब सारे क्वेश्चन इसमें से बनाइए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।